नमस्ते सबको एंड जाम्बो प्रिय स्वयंसेवक बंधु और सेविका भगिनी। मेरा नाम परेश शाह, केन्या संचालक। I welcome you all to the first Chai Pe Charcha of Bhinav Anubhav Kathan. Our youngest Yuva Swayamsevak, Shri Ramdat Sidhar, who has been coming to Shakha for over 7 decades, will narrate to us all the Anubhav he has got from his Shakha life. Welcome, Manya Brahmji. आपका आभार, नमस्कार और आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मुझे खुशी है कि आपको मिलकर, इसी माध्यम से मिलकर जो खुशी हुई है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और सबको नमस्कार। धन्यवाद ब्रह्मजी। The rule of the Anubhav Kathan are as follows. So विकाल करें, rules and regulations भी है इसमें जे चाय पे चर्चा पे। You are all welcome to have your tea, coffee, soft drink, water during this Kathan. And I'm also going to be having my tea. आप भी चाय ले सकते हैं, as it is the event is called Chai Pe Charcha. So please enjoy your tea. In fact, the Nairobi weather abhi tak to it was cold, raining. Just now that the sun has come out, so the weather is good also here. For Manya Brahmji, उनका भी एक rules and regulations है। ये question answer session में ब्रह्मजी आपके पास lifeline नहीं है, meaning you can't ask for flip the question or call a friend. तो ये आप ख्याल करें, आपको जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर देना है। You can't quit in between, आपने नहीं बोलना कि अभी बहुत हो गया, मेरे को अभी खड़ा हो जाना है, वो भी नहीं हो आप कर सकतेगा। You are therefore to answer all the questions which has been put forward to you. Let's start the Chai Pe Charcha Anubhav Kathan with Manya Brahmji. Cheers. मान्य ब्रह्म जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका खुद का परिचय दो। मेरा नाम ब्रह्मदत्त सीधर है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है। हम यहाँ पर नैरोबी में इकट्ठे रहते हैं और एक लड़की है, वो यूके में सेटल है और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं लंदन। ठीक है ब्रह्म जी, मेरे को भी बहुत भी अभी भी मालूम है कि संजीव बहुत रेगुलर शाखे में थे और जब भी हम कैंप में जाते थे तो हम तो एक ही आवाज में रहते थे, तो बहुत करीब फ्रेंड है आपका जो लड़के है संजीव। दूसरा है क्वेश्चन, when did you start coming to Shakha? Who introduced you to Shakha and which was your first Shakha? नैरोबी में मैं 1953 में शिवाजी शाखा में जो टाउन में लगती थी, जिधर हमारी भारत से बाहर शाखा स्टार्ट हुई है, उधर जाता था। मेरे को मेरे अंकल चाचा जी माननीय रामनाथ जी सीधर, जिन्होंने शाखा की पहली प्रार्थना माननीय शास्त्री जी के साथ की, वो मुझे उस शाखा में लेकर गए थे, क्योंकि उस टाइम पर वही शाखा शिवाजी शाखा चलती थी, तो मैं भी वहां पर जाता था। यानी कि आपने भारत में 1948 में शाखा संघ में जोड़ा गया था और जब भी केन्या में आप 1953 में आए, आप इधर भी जोड़ गए, यानी कि आपका संघ आयु 73 इयर्स है। बहुत इट्स अ वेरी अचीवमेंट, अ गुड अचीवमेंट ब्रह्म जी। नहीं, ओके, how many daily shakas were held at that time and what was the average संख्या then? हमारी नैरोबी में अबाउट 22 शाखा पहुंच गई थी डिफरेंट एरियाज में, और हर एक शाखा की अगर ये एवरेज लें बिटवीन 15 to 20 डेली शाखा की एवरेज रहती थी।
यानी कि 22 शाखा एंड एवरेज 20 संख्या लेवे तो 440 स्वयंसेवक हर रोज शाखा में उनकी प्रार्थना होती थी. Another good example we had for during those early days. ठीक है. बाद में जो expansion of शाखा working in various town उस पे थोड़ा उल्लेख करो. Different towns में शाखा खुली beside Nairobi, उसका जो expansion काम था हमारा संघ का, उसके ऊपर थोड़ा उल्लेख बताओ ब्रह्म जी. मैं शाखा के बारे में थोड़ा सा अपना बता देता हूँ. मैं शिवाजी शाखा जैसा कहा जाता था. उसके बाद सबने सोचा कि ये शाखाओं को विस्तार होना चाहिए. 1957 में मैं साउथ बी में गया. मान्य जगदीश जी ने कहा आप इधर से टाउन में जाते हो शाखा में, आप इस एरिया में शाखा स्टार्ट करो. तो 1957 में मैंने रंजीत साइम शाखा नैरोबी साउथ बी में स्टार्ट की. उसमें 3 एरिया कवर करते थे, साउथ बी, साउथ सी, नैरोबी वेस्ट, और एवरेज संख्या अबाउट 15 to 20 रहती थी. ठीक है, ये नैरोबी का एक्सपेंशन हुआ. अन्य टाउन में ब्रह्म जी, अन्य टाउन में कैसे हुआ? अन्य टाउन में नैरोबी, मोम्बासा, किसुमु वगैरह. दूसरे टाउन में तो फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर विचार किया गया कि नैरोबी में तो शाखाएं चलती हैं. अन्य टाउन में हम जाते थे जिधर जिधर शाखा चलती थी. थीका था जो नजदीक में थे. लेकिन फिर मेरे को कहा कि लमूरू में उस टाइम पर अबाउट 14 फैमिली रहती थी. तो मेरे को कहा कि आप लमूरू में जाओ. तो मैं लमूरू में 3 years मंथली शाखा लगाता था. एवरी मंथ जाते थे हम जहाँ से, और उधर जो 14 फैमिली होती थी, 14 फैमिली, वो वहाँ पर उस शाखा में सम्मिलित सब इकट्ठे हो जाते थे. और 3 years कंटिन्यूसली लमूरू में जाता रहा. बहुत दैट इज एन गुड अचीवमेंट. ब्रह्म जी, हमको मालूम है, हमने भी इधर रुईरू शाखा जस्ट 2-3 years बैक काफी कोशिश किया, और 2 साल हर फोर्टनाइटली हम भी थोड़ा उधर शाखा लगाते थे. तो वेरी पैरेलली के लिमुरू शाखा में आपने 3 साल अच्छा आपका जो योगदान था वो आपने उधर दिया. बिसाइड द लिमुरू, मोम्बासा, किसुमु शाखा, नकुरू वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा उल्लेख करो कि एक्सपेंशन ऑफ संघ वर्क इन वेरियस टाउन्स. दूसरे टाउन में जो शाखाएं थी, मोम्बासा, फिर 1958 में कभी बताऊं, कोई थोड़ा विस्तार में हो तो बताया जाएगा. 1958 में किसुमु में शाखा खोली गई. एल्डोरेट शाखा थी, नकुरू शाखा थी, थीका थी. तो ऐसा यानी जो केनिया में है काफी जगह पर किसी में भी शाखा शुरू कर दी गई थी. तो ऐसा काफी जगह पर हमने विस्तार की से काम किया. जिधर जिधर कार्यकर्ता जाता रहा उसने अपनी जिम्मेवारी समझकर शाखा का काम आरंभ किया. बहुत अच्छा. आपने एक एग्जांपल दिया था वन ऑफ द शिविर में कि जब भी आप टाउन में से एक टाउन से दूसरे टाउन में जाते थे तो कोई दफा रात भी हो जाती थी, एंड यू यूज्ड टू एंड अप विद स्वयंसेवक्स होम विदाउट देयर नोटिफिकेशन, एंड दे यूज्ड टू वेलकम यू ओपन हार्टली. उस पे थोड़ा उल्लेख करो. ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा. आज 1958 में जब हमने किसुमु शाखा स्टार्ट करनी थी, हम सब जानते हैं उन दिनों में ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं थी इस तरह से में चले जाओ जब भी है. सिंपल आपने दिया, उसमें 20 स्वयंसेवक हम गए. इधर से 2:30 बजे चले तो और दूसरे दिन सुबह 7 बजे पहुंचे. वो ट्रक ऐसा था, और जाते तो लगा कि अपने को चाय मिलेगी. वो बोलते पहले कार्यक्रम स्टार्ट करो क्योंकि पब्लिक आ रही है, तो चाय बाद में मिलेगी. तो किसुमु शाखा 8:30 जब स्टार्ट की, उसके बाद हमको चाय मिली. तो वो सब भूलते नहीं. उसी सफर में हम दूसरे टाउन में भी गए. उस टाइम पर लाल जी जो मान्य शास्त्री के साथ होते थे, वो कराटीना में थे. वो
कुसुमों से निकलकर दूसरे टाउन में जाते जाते कराटीना 9 बजे पहुंचे। उन्होंने चाय पिलाई और रात को फिर हमने ट्रेवल किया, अपने दीनदयाल भवन पहुंचे और उधर से अपने अपने काम पर सीधे चले गए, कोई घर पर नहीं गया। बहुत अच्छा। तो यू कैन सी द हॉस्पिटलिटी ऑन दोस डेज। अभी भी होते हैं, हम जब भी दूसरे काम टाउन में जाते हैं तो एवरीबॉडी इज वेरी वेलकमिंग। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट हमारा कार्यालय दीनदयाल भवन। कैसे काम हुआ दीनदयाल भवन बनाने के लिए? एक दूसरा मैं मेंशन करना चाहता हूं जो आज के लिए, पहले शाखा का, कि उन दिनों में जो शाखा के उत्सव होते थे वो, जैसा कि मोम्बासा में उत्सव है, हम अपना ग्रुप लेकर इधर से निकलते थे सुबह को और शाम को उत्सव अटेंड किया, उधर बस भोजन किया, रात को फिर ट्रेवल किया, सुबह को अपने अपने काम पर आ जाते थे। इसलिए जो अन्य टाउन थे उसमें भी हम वो शाखा के जो उत्सव होते थे वो अटेंड करने के लिए जाते थे, कभी कोई किसी जगह पर भी। तो उन दिनों में ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज थी। अभी रहा दीनदयाल भवन का, दीनदयाल भवन का ये थोड़ी मैं आपको कल्पना देनी चाहता हूं। दीनदयाल भवन क्यों निर्माण हुआ? इन 1965 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां पर आए और उस दिन बाई चांस किसी की इधर डेथ हो गई, वो हमारे साथ वो क्रीमेशन पर गए और शाम को उनका केनिया ब्रह्म सभा में, जो उस टाइम पर अपने दीनदयाल भवन के साथ में होता था, वहां पर उनका पब्लिक फंक्शन रखा गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदू मरकर भी इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वो क्रीमेशन में एक वॉल बनी हुई थी, डिवीजन थी कि ये गुजरातियों की क्रीमेशन है और ये पंजाबियों की है। तो ये देखकर उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने अपने को कल्पना दी कि आप कोई चीज फॉर्म करो जिसके लिए ये चीज चाहते हैं। तब फिर जाकर वो मैं बाद में बताऊंगा हिंदू काउंसिल की। लेकिन दीनदयाल भवन माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जहां पर 1963 में अमेरिका से आए और उसके पश्चात 1968 में, अब हमको पता है कि उनका देहांत हुआ, मैं उसमें नहीं जाता कैसे हुआ। फिर उनकी मेमोरी में हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सोचा, क्योंकि उनसे अपने को बहुत प्रेरणा मिली थी, कि उनकी मेमोरी में ये दीनदयाल भवन बनाने का विचार आया। तब हमने दीनदयाल भवन के विचार रखा, फिर किया, और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज उनके हाथों से रखवाई गई। और जो बाकी उसके लिए मटेरियल वगैरह था डोनर्स ने दिया। उसके लिए जो अपनी टीम थी उसके लिए आपको माननीय इकबाल जी, जयंती भाई जी, उत्तम जी, मिस्टर टी.एस. नंद्रा जो नरोबी के नगर मुख्य शिक्षक भी रहे हैं अभी, वो भी थे, रमेश जी शर्मा थे। तो ऐसा उनकी एक अपनी टीम थी, चुनीबाई जी थे। तो इस तरह से एक टीम वर्क बन के डोनर्स को अप्रोच होकर मटेरियल की कलेक्शन की। उसके पश्चात वो दीनदयाल भवन बना और फिर इसका फाउंडेशन स्टोन पूज्य स्वामी जी के हाथों से रुकवाया गया। धन्यवाद ब्रह्म जी ये उल्लेख करने के लिए। उसके बाद तो हमने माधव स्मृति भी बनाया और दैट इज अबाउट नाउ अबाउट 10-12 इयर्स बैक। उसमें भी सबको मालूम है कि सबका स्वयं सबका बहुत अच्छा साथ था इन मटेरियल डोनेशन, कैश डोनेशन वगैरह। तो हमारा देख सकते हैं कि दीनदयाल भवन कितना अच्छा है। आपने शाखा जब स्टार्ट किया तो यू गॉन थ्रू मेनी रैंक्स इन योर एक्टिव शाखा लाइफ। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ईच।
एक्सपीरियंस शाखा के एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा, कौन सा रैंक पोस्ट अपने ब्रह्म जी, यानी कि यू गोन थ्रू घटनाएं, सब घटनाएं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, जो शाखा का संचयक बनता है उसको अपने जीवन भर संघ कार्य करना होता है। तो जैसा बोला, दूसरी जगह पर जैसा मैंने बोला, मैंने शिवाजी शाखा से स्टार्ट किया और साउथ बी में जाकर शाखा स्टार्ट की और उधर जाकर अपना किया। दूसरे टाउनों में भी अपना, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको, हम ग्रुप बनाकर जाते थे। हमारी जो 5-7 की एक टीम थी वो बहुत रेगुलरली मिलती थी और हमारा वीकली एक एकत्रीकरण होता था जिसमें सुबह को पहले शाखा लगे संडे, शाम को वर्ग लगता था। उस वर्ग में थोड़ी पहले शारीरिक होती थी, उसके पश्चात अपना सारा वीक का क्या क्या कार्यक्रम शाखा में चला, क्या रहा, कैसे रहा, उसके बारे में पूछा जाता था। कभी कोई कमी रह जाए तो उसके बारे में चर्चा होती थी कि नेक्स्ट वीक इसमें सुधार किया जाए। जैसे आपने बताया कि पहले संडे वर्क रहता था शाम को, मेरे को मालूम है जब भी मैंने स्टार्ट शाखा की थी तो वी वर गोइंग टू द सैटरडे वर्क्स, एवरी सैटरडे वर्क्स एट दीनदयाल भवन। तो दैट अगेन सेम थिंग के रिवीजन होता था, इस शाखा का संख्या ली जा रही थी, क्या क्या वीकली प्रोग्राम होते थे। एंड जैसे आपने बताया कि कुछ कमी है तो प्लीज बताओ तो वी कैन रेक्टिफाई फॉर द नेक्स्ट वीक। So yeah, this was the things which were happening every Saturday, every week meetings hoti thi. Who were the Sangh Chalaks for East Africa and Kenya in those times? The first हमारे संघ चालक माननीय इकबाल राय जी दत्ता ईस्ट अफ्रीका के संघ चालक बने, क्योंकि जब ये कार्य स्टार्ट हुआ तो ईस्ट अफ्रीका ही थी, तीनों कंट्री में कोई ऐसा बैरियर नहीं था। केनिया, युगांडा, टंजानिया, तीनों कंट्री ईस्ट अफ्रीका थी। तो हमारा कार्य ईस्ट अफ्रीका के नाम से ही वो चलता था। उनके जो फर्स्ट संघ चालक बने माननीय इकबाल राय जी दत्ता, और उसके पश्चात सेकंड अपने संघ चालक माननीय चुनीबाई जी बने थे। ये ईस्ट अफ्रीका के संघ चालक 2 बने। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अभी ईस्ट अफ्रीका नहीं रही, फिर हम केन्या बाई आ गए। फिर इसके बारे में कभी जानकारी चाहिए तो बता दूंगा। ठीक है ब्रह्म जी। तो जब भी इनिशियली जब भी शाखा स्टार्ट हुई तो भारतीय स्वयंसेवक संघ ईस्ट अफ्रीका बोला जाता था। And then I can recall that 2009 we changed to Hindu Swayamsevak Sangh Kenya. This is just for the knowledge for everybody. आपने केन्या कार्यवाह 25 साल रिया, तो how were you made the Kenya कार्यवाह and what was your experience for all those 25 years? पहले जो आपने नाम का कहा है वो नाम मैं आपको बता दूं, हमारा भारतीय स्वयंसेवक संघ का ही नाम था, क्योंकि वो प्रेरणा भारत से ही लेकर शाखा स्टार्ट की थी, इसलिए BSS भारतीय स्वयंसेवक संघ नाम था। इसके बारे में माननीय सुदर्शन जी अपने उस टाइम पर संघ चालक थे, 2007 में यहाँ पर आए, क्योंकि भारत के बाहर दूसरी जगह पर हिंदू स्वयंसेवक संघ चलता था। तो उन्होंने हमको ये कन्विंस किया, कल्पना दी कि आप एज हिंदू यू कैन स्टे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इसलिए आप हिंदू स्वयंसेवक संघ रखो। इसलिए फ्रॉम BSS टू हिंदू स्वयंसेवक संघ उनकी प्रेरणा से 2009 में हमने बदला, ये था। बाकी रहा मेरा 25 years, मेरा एक तो काम ऐसा था, सारे टाउन में तकरीबन काम मेरा चलता था, तो मिनिमम साल में 1 ट्रिप मेरा हर एक टाउन में होता था, और वो कुछ 2-4 दिन
उस टाउन में मैं रहता था, स्वयंसेवकों के साथ भेंट होती थी, बातचीत करते थे और इस तरह से रहता था। दैट इज मिनिमम। कभी 2 दफा भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन मिनिमम 1 दफा हर एक टाउन को विजिट करना, ये मैंने अपने ठाना हुआ था। बहुत अच्छा। एंड आपका अपॉइंटमेंट कैसा हुआ था ये केन्या कार्यवा का, ब्रह्म जी? Appointment. क्या? Appointment. आपको जब ये नियुक्ति मिली, आपको जो ये केन्या की अपॉइंटमेंट, ये अभी आजकल तो पूछ कर करते हैं ना। ये मेरी अपॉइंटमेंट मैंने किया था 1987 में। मैं भारत गया हुआ था और यहाँ पर एनुअल कैंप में ही सारी नियुक्तियां होती हैं। तो माननीय जयंतीबाई जी छेड़ा केन्या के कार्यवाह होते थे। तो अभी इन्होंने वो सारा विचार करके माननीय जयंतीबाई जी की जगह पर वो जो नियुक्ति थी 1987 में मेरे को एज ए केन्या कार्यवाह कर दी। लेकिन मैं उस टाइम पर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, मैं भारत में था। जब जहाँ पर आया तब मेरे को पता लगा कि मैं केन्या का कार्यवाह बन गया हूँ। ठीक है। Was it a shock experience के क्या? How did you take it? हरेक टाउन की अपनी अपनी स्थिति थी और अपना एक्सपीरियंस टाउन के हिसाब से ही चलता था। अभी Okay. You took the position without any hesitation. Position with TCTC. Position. नहीं, कोई नहीं। Okay, ब्रह्म जी, ठीक है। अभी I go to the next question. Talk about Sangh Utsavs and Amar Bharti. संघ उत्सव, संघ उत्सव के लिए 1 मास मिनिमम 1 मास पहले तैयारी शुरू हो जाती थी। उसके लिए सारी प्रैक्टिस और स्टेज वगैरह बनाना, या हर एक चीज के लिए 1 मास पहले प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती थी। और उसके लिए उन दिनों में ये मुख्य शिक्षक वगैरह होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। कभी शरीर में थोड़ी सी गलती हो गई, अभी सुबह को भी प्रैक्टिस किया और कुछ ठीक नहीं हुआ तो उसी टाइम पर बोल देते थे आज शाम को आप पार्ट नहीं लेना। तो इतने स्ट्रिक्ट होते थे, तो इसलिए आज ये चीजें करनी जरा कठिन भी लगती है। लेकिन ये संघ का एक डिसिप्लिन था कि आपका सबके साथ स्थिति ठीक नहीं आ रही, इसलिए आप शाम को पार्ट नहीं लेना। इसलिए हमारी जो प्रैक्टिस थी 1 मास पहले स्टार्ट हो जाती थी। बाकी रही अमर भारती। अमर भारती एक्चुअली 1959 में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। पहले तो एक कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से पहली 1951 में अमर भारती निकाली गई थी और उसके पश्चात 1959 में स्टार्ट हुई और फिर रेगुलर चलती थी, फिर कुछ देर के लिए बंद हो गई। माननीय राव जी जब भारत से जहां पर आए, उन्होंने वापस स्टार्ट की और फिर कंटिन्यूसली रेगुलरली वो अमर भारती चलती रही। ठीक है। दूसरा है, प्लीज शेयर सम यूनिक एक्सपीरियंस यू हैड विथ माननीय लक्ष्मण राव जी बीडे, माननीय चमन लाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, among other prominent Sangh adhikaris who visited Kenya. ओके, सबसे पहले माननीय भिड़े जी जहां पर 1959 में आए, भारत के बाहर अपने वो पहले प्रचारक थे। तो 1959 में यहाँ पर वो आए और उस टाइम पर अपने माननीय इकबाल जी के घर पर वो रहते थे। फिर माननीय इकबाल चले गए यूके, फिर मेरा सौभाग्य
मान्य बीड़े जी कभी कभी 3-3 मास भी घर पर रहते थे। तो उन्होंने अपने को गाइडेंस सारी दी है। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनकी प्रेरणा से ही सारी चीज मैं करता रहा और करता रहा। बाकी मान्य चमन लाल जी के साथ मेरी भेंट 1960 में मैं भारत गया। उधर झंडे वाला मंदिर जो जिधर अपना हेडक्वार्टर है उधर गया और उस टाइम पर उनसे मेरी पहली भेंट हुई। साथ में मान्य माधवराव जी मूले उनके साथ होते थे और उसके उन्होंने मेरे को पूछा क्या प्रोग्राम है। मैंने बोला मैं कल को जा रहा हूँ अपने पंजाब घर पर। बोलते नहीं परम पूज्य गुरु जी का तो प्रोग्राम है। मैंने बोला अच्छा। फिर नहीं किया तो वो मान्य चमन लाल जी के माध्यम से मेरे को परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला। लाला हंसराज जी की कोठी पर वो परम पूज्य गुरु जी आए हुए थे। तो वो दूसरे दिन सुबह मेरे को बोला आप उधर आना। तो मैं मान्य लाला हंसराज जी जो दिल्ली के मेयर भी रहे इधर भी आ चुके थे और उनके घर पर मेरी भेंट हुई। परम पूज्य गुरु जी का मुझे आशीर्वाद भी मिल गया और उनके दर्शन हो गए। बस एक परम पूज्य डॉक्टर जी के सिवाय सारे संघ चालकों की प्रेरणा और आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। Wow, बहुत अच्छा ब्रह्म जी. You were one of the few स्वयंसेवक from East Africa who had darshan of all the संचालक, सर संचालक. दूसरा जैसे बताया गया कि we had मान्य शंकर राव जी तत्वाजी एंड यशवंत पाठक जी. तो हाँ प्रचारक, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताओ. मान्य शंकर राव जी भी आते थे तो अपने पास घर पर रहते थे और पाठक जी भी आते थे, कभी रहते थे, कभी दूसरी जगह, कभी किसी जगह पर। लेकिन अपना सौभाग्य के उनके साथ साथ यही नहीं, मेरा सौभाग्य ये रहा जब केन्या का कार्यभार था तो उस टाइम पर जो अधिकारी आते थे उस टाइम पर आए। मान्य सूर्य नारायण जी भी आए, वो भी अपने घर पर रहे, उनके साथ भी परिचय हुआ और उन्होंने भी अपने को प्रेरणा दी। वैसे मान्य शेषाद्री जी भी आए और उसके पश्चात परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रज्जू भैया उनके साथ भी हुआ और उसके बाद माननीय तत्ववादी जी के साथ तो मैंने आपको बता दिया। ये प्रचारकों के साथ तो ऐसा भी कभी नहीं तो टेलीफोन के माध्यम से उनसे प्रेरणा मिलती रहती थी। तो ऐसा जो अधिकारी थे वो काफी उनसे मेरे को प्रेरणा पहले से मिलती रही है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। We had so many other pracharaks thereafter, and all of us has inspired us. दूसरा question, Brahmji, we have Varshik Shivers every year during Christmas holidays. Share your experience on some of them and which you found unique. दिसंबर शिविर की बात कर रहा हूं मैं ब्रह्मजी. हाँ जी, ये मेरे साथ वैसे सबको पता नहीं तो ऐसा अच्छा लगता है जोक करना। तो मैं भारत में था, मान्य राम वैद्य जी का मेरे को फोन आया, मेरे को लगा यूके से फोन है तो मैंने फोन अटेंड किया। बोलते हैं आपको पता है ना आपके केन्या में वार्षिक शिविर लग रहा है। मैंने बोला हाँ हम तैयार हैं। तो बोलते आप तैयार हैं लेकिन जिस चीज के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप उसके लिए तैयार हैं। मैंने बोला वो अभी मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं आप मेरे से। बोलते आपको सर्वाधिकारी बनाना है। मैंने बोला ये तो अभी मेरे को छोड़ दो क्योंकि अभी कोई दूसरा ढूंढो, ये एज ए सर्वाधिकारी मेरे को छोड़ो। वो बोलते फिर कभी ऐसी बात है आपको छुट्टी चाहिए। तो मैंने उनको पूछा फिर किससे मैं छुट्टी लूं। वो बोलते
मान्य भैया जी जोशी से लो। मैंने बोला उनके साथ तो मैं बात नहीं कर सकता। तो फिर बोलते अभी आपको कह रहना पड़ेगा। मैंने बोला देखिए हमारा एक डिसिप्लिन है, मैं भारत में हूँ, केन्या में जाऊंगा, नैरोबी में जाऊंगा, अपने अधिकारी वर्ग के साथ बात करूंगा, फिर वो क्या कहते हैं उस हिसाब से करूंगा। फिर आकर मैंने यहाँ पर अपना जो एवरी संडे शाखा के बाद होती थी, तो मैंने आकर बताया अपने अधिकारी वर्ग में कि इस तरह से मेरे को फोन आया और मेरे को सर्वाधिकारी रखना चाहते हैं, आप बताइए। तो इन सब ने बोला नहीं, आप एज ए सर्वाधिकारी रहिए। तो इसलिए मेरे को सर्वाधिकारी इस शिविर में रखा गया। ओके राम जी, ये आपने जो बताया वो तो हमारा विश्व संघ शिक्षा वर्ग जो इधर 2016 प्रीमियर एकेडमी में लगा था 21 दिन का, जिसमें हम भी शामिल थे। काफी केन्या के स्वयंसेवक ने एडवांटेज लिया कि द्वितीय वर्ष इधर ही हो सका था और काफी संख्या अच्छी थी। तो उसमें आपने ये सर्वाधिकारी का पोस्ट लेकर आपने भी 21 डेज का शिविर लिया इवन एट योर एडवांस एज। तो ये बताते जब भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि वी हैव अ यंग युवा कार्यकर्ता विद मी एंड दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उस दिन ही थे, उस दिन से मेरे को ये डिग्री मिली थी। युवा, क्योंकि मैंने उनको बोला भी मेरा वोटिंग राइट्स नहीं है, वो ऐसा जो करता था, तो बोलते कि नहीं यू आर युवा स्वयंसेवक। तो उस दिन से फिर अभी जैसा आपने भी मेरे को युवा स्वयंसेवक बोल दिया, तो वो मेरे को 1960 में ये डिग्री मिली एज ए युवा स्वयंसेवक। और इसमें जो 10 कंट्री से आए थे, अपने सेवका समिति थी, स्वयंसेवक थे, उसमें अमेरिका भी था, साउथ अफ्रीका था, युगांडा था, कनाडा था। तो इस तरह से आए थे और हवन के साथ हमने स्टार्ट किया। और इसके पश्चात अपने हमारा सौभाग्य मान्य भैया जी जोशी इस कार्यक्रम इस शिविर में आए और उधर से भारत से सेवका समिति में अलका जी आए और उनकी जो कार्यवाहिका थी वो अमेरिका से अंजलि जी वो आए। तो इन इतने 21 डेज द्वितीय वर्ष एज ए सर्वाधिकारी, ये चांस पता नहीं भगवान ने देना था या इन्होंने देना था, तो इसलिए मेरे को मेरा द्वितीय वर्ष भी हो गया और 21 डेज मैं वहां पर रहा। उसके साथ मान्य अनिल जी आए थे ओक और रामदेव जी थे, बहुत थे। साउथ अफ्रीका में जो प्रचारक है वो थे और ये अपने अमेरिका में जो सौमित्र जी गोखले जी थे। इन सब के साथ आप सोच सकते हैं कि 21 डेज इकट्ठे रहने से क्या होता है। मेरे को और प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा से आज तक जितना हो सकता है मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन ये द्वितीय वर्ष इस प्रेरणा से हुआ, उसमें 33 टोटल अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें 4 कंट्री से अपने सेवका समिति भी आई थी और बाकी स्वयंसेवक थे ऐसा। और सबसे जो उस टाइम पर बड़े स्वयंसेवक थे युगांडा से, आप जानते होंगे बाबू भाई, वो आए थे 65। उन्होंने फुल टाइम अपना शारीरिक में पार्टिसिपेट किया। सही है। वो बाबू भाई रमेश जी हमारे आवाज में ही थे। और ये शिविर जो 21 डेज का लगा, तो हमने सुबह हर रोज 5 बजे के उठने का था। तो अभी ये मेरे को भी प्रैक्टिस हो गई है कि 5 बजे उठ जाने के लिए। और अभी मैं भी विक्रम शाही में से माधव प्रभात में जुड़ गया हूँ, क्योंकि वो शाखा प्रभात शाखा है और सुबह 6 बजे लगती है। They say life begins at 40. जब 40 के उम्र पहुंच जाते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपका लड़का लड़की हो चुका है, and you are settled in your life. The boys and the girls are teenagers, and you are a little bit relaxed.
So ये is a unique number. They say that life begins at 40. The 40 Great Years Shibir held in 1987 at Juja, Jomo Kenyatta College of Agricultural and Technology. Why was it named 40 Great Years? जी, बहुत अच्छा। इसके लिए बात ऐसी है, हमारा कार्य यहाँ पर 1947 में स्टार्ट हुआ और 1987 में 40 इयर्स हो गए, तो इसलिए 40 इयर्स की सेलिब्रेशन करनी थी। क्योंकि जो ये एक कारण था कि उसका नाम 40 ग्रेट इयर्स रखा गया कि हमारे कार्य को चलते चलते 40 साल हो गए हैं और वो 40 साल के लिए उस शिविर का नाम 40 ग्रेट इयर्स के नाम से रखा। माननीय जादूराव जी जोशी माननीय वो आए थे और वो फुल टाइम अपने उस शिविर में भी रहे। और कभी फिर आपको याद होगा, इधर अपना प्लेग क्यों नहीं हो जाए, इधर दीनदयाल भवन में माननीय पंडित दीनदयाल जी का उनके हाथों से रखवाया गया था। बहुत अच्छा। एंड ये शिविर में जो फिगर है जो स्वयंसेवक ने पार्टिसिपेट किया था वो अबाउट 426 संख्या बात 426। हाँ, तो ये शिविर उन दिनों में शिविर स्वयंसेवक का ही था। यू नो, वी वर नॉट होस्टिंग अ फैमिली शिविर। स्वयंसेवक की संख्या ओनली 426, आउट ऑफ विच आई अंडरस्टैंड 40 स्वयंसेवक जो पहले केन्या में रह चुका था और बाद में they had gone to settle in various countries and they had come to attend this शिविर। तो वो उनका नंबर भी 40 तक था, a good number। and हमारा all over Kenya, यानी कि that time it was East Africa, so Tanzania, Uganda से स्वयंसेवक भी शामिल थे ये शिविर में। हाँ जी, 426 संख्या बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। उसमें इस शिविर में फिर जब 40 ग्रेट इयर्स हुआ, उसमें फिर सोचा गया कि कुछ हमारे जो पुराने कुछ स्वयंसेवक हैं वो केनिया से या युगांडा से बाहर चले गए हैं, जैसा अमेरिका, इंग्लैंड हुआ या दूसरे जिस कंट्री में गए। कुछ स्वयंसेवक बाहर से भी आए थे इसी 40 ग्रेट इयर्स में। तो इसलिए ये 40 ग्रेट इयर्स सिर्फ स्वयंसेवक ही थे, देयर वाज नो फैमिली एट ऑल। और इसमें और क्या जानना चाहते हैं? ठीक है। दूसरा सवाल था रिलेटेड कि हमने सेविका ये शिविर में नहीं साथ में थे। तो then the next question is, how did Hindu Sevika Sangh work started and when? हिंदू सेविका जब अपना शाखा का SBSS संघ चलता था तो ऐसी प्रेरणा हुई कि संघ कार्य सिर्फ जेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए ऐसा विचार किया गया कि सेविका समिति का कार्य भी जहां पर आरंभ किया जाए। और उस टाइम पर सेविका समिति में जो पहले कुछ थे उनका मैं आपको करता हूँ। सूर्यकला बहन जी और मिसेस वसुधा बहन जो कार्यवाहिका काफी देर इधर अपने इसमें रहे, अब ये श्रीमती जानकी जी हैं। तो उस दृष्टि से ये के परिवार में भी जाए, उसमें छोटी बच्चियां भी आती थी और बड़ी भी आते थे। सारी ये सेविका समिति का कार्य इसलिए स्टार्ट किया गया। फिर ये सेविका समिति का एक बीच में आज मेरे को याद आ गया है, 2003 में उधर बर्ग लगा साउथ अफ्रीका में, और क्योंकि वाइफ भी सेविका समिति में जाती थी तो फिर मैं उस टाइम पर केनिया का कार्यवाह था, तो मुझे बोला गया कि आप भी साउथ अफ्रीका सेविका समिति के साथ जाओ। तो मैं भी उस शिविर में 8 दिन के लिए सेविका समिति के साथ गया और उसके पश्चात
हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का टूर लिया और वो कार्य देखकर बहुत आनंद आया सेवका का। और साउथ अफ्रीका में वो पहला ही ऐसा वर्ग था जिससे अपने इधर से 26 सेवकाएं जो थी वो गई थी। सही है। तो ये सेविका का जब भी ये शाखा स्टार्ट हुई तो वी आर सो लकी कि आज हमारे साथ अनीता जी एज अ प्रचारिका। हाँ जी, इधर 5 जगह पर शाखाएं लगती हैं सेवका की। दूसरे अन्य में भी है, मोम्बासा में शाखा लगती है, सुमो में लगती है और ऐसा 3 जगह पर बाहर भी शाखा लगती है सेवका समिति की। और यहाँ पर भी 5 जगह पर शाखाएं सेवका समिति की लगती हैं। एक कार्य उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमको पता है कि अपने अपने घर से टाइम निकालना इतना इजी नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी इस पर बहुत जोर दिया है, काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं है, सेवका समिति का अपना घोष है, वो जब भी हमारा कोई उत्सव होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और सेवका समिति का अपना वर्ग भी लगता है। तो इस प्रकार से सेवका समिति जिस प्रकार से संघ का कार्य होता है, इसी प्रकार से सेवका समिति उसी दृष्टि से वो सेवका समिति का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सौभाग्य ये रहा, मान्य अपने परमिला ताई जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी उनको काफी प्रेरणा हुई। दूसरी भी काफी कार्यवाहिका उधर से भारत से आए हैं और समय समय पर इनको प्रेरणा देते रहते हैं। सही है। एक ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि अनीता जी जो प्रचारिका निकली केन्या से, फर्स्ट वन, एंड सेविका से ही निकली। एज अ स्वयंसेवक वी आर नॉट एबल टू गिव अ फुल टाइम प्रचारक, बट वी आर सो प्राउड कि हमारे केन्या से अनीता जी हैज कम आउट एज अ प्रचारिका फ्रॉम द सेविका विंग। विराट हिंदू संगम was held on 12th January 1997 at Sanatan Dharma Sabha, Nairobi. The then Sar Sanchalak, Param Pujya Rajendraji Singh, graced the occasion. Tell us more about this Sangam. This is when we are completing 50 years. ऐसा मैंने आपको जैसा कहा कि पहले 40 years हुए थे, फिर 50 years हुए। फिर सोचा गया कि अभी इस एक पब्लिक में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संघ सिर्फ शाखाओं में लिमिट नहीं रहे, इसको विस्तार रूप से किया जाए। ये फ्लोट निकाले गए थे कि प्रीमियम क्लब से अबाउट 20 समथिंग फ्लोट उधर से स्टार्ट किए और सनातन धर्म में एक पब्लिक प्रोग्राम रखा गया और वहां पर अबाउट 2000 लोग उपस्थित हुए उस कार्यक्रम में और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और इसके माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है कि संघ का ध्येय, संघ के जो अपने विचार हैं वो दूसरे हिंदू समाज में कैसे जाएं, तो अपना सौभाग्य के उस टाइम पर अपने को पूज्य रज्जू भैया जी से मिले और उस टाइम पर वो आए थे, इसलिए एसएसडी में वो हॉल में प्रोग्राम रखा गया। लेकिन उससे पहले फ्लोट निकाले गए थे और जिसमें भिन्न भिन्न जो सोसाइटीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये संघ के ही अकेला फ्लोट नहीं था, इसमें भिन्न भिन्न सोसाइटी को जोड़कर 20 लगभग 20 फ्लोट उधर से चले और सनातन धर्म में आकर उनके खत्म हुआ। उसके बाद पब्लिक प्रोग्राम हुआ था। जब भी हमने ये सब समाज को जोड़े तो ये जुड़ में कितना समय लगा कि उनको भी अन्य समाज को हमने कन्विंस करना कि नहीं, आपको भी एक फ्लोट निकालना है, आप भी हमारे ये प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो ये टाइम स्पेंड कितना लगा आपने ये टीम? टाइम फ्लोट के लिए या क्या? फ्लोट के लिए, ये समाज को हमारे ये प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ फ्लोट में आपका एक
फ्लोट निकले। ये फ्लोट की तैयारी करने के लिए, उनकी जनता को भी तैयार करने के लिए कि ये शाखा का प्रोग्राम है, तो आप भी शामिल हुए सभी। फ्लोट के लिए उन दिनों में इतना ट्रैफिक नहीं होता था जो जितना आजकल है। तो लगभग, क्योंकि धीरे धीरे जाते थे, 2-3 जगह पर स्टॉप भी रखा गया था। अबाउट 45 मिनट्स में वो चीज कवर हो गई थी। ओके, नहीं ये तो आपने ब्रह्म जी टाइम का बताया कि कितने समय में हमने ये फ्लोट खत्म कर दिया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेरे को ये सवाल था कि ये समाज को हमने कन्विंस करने के लिए टीम बनाई गई कि इस समाज को जाकर मिलो, उनकी कमिटी मेंबर्स को मिलो, कन्विंस देम कि प्लीज टेक पार्ट विद अस। तो ये समय कितना समय लगा? ऋषि बापू से पूछिए, मैं समझा नहीं है क्या। ओके, नहीं व्हाट आई एम सेइंग कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम वेयर 20 कम्युनिटीज प्लस ने भाग लिया हमारे साथ। तो जी, ये हमारी संघ की जो टीम थी, जो कार्यवाह अधिकारी जो ने सब समाज में जाकर, इंडिविजुअल समाज में जाकर बातचीत किया एंड टू मेक देम रेडी फॉर दिस फ्लोट। एंड हाँ उनकी, हाँ उनकी बात कर रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग वाज दिस प्रोसेस, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू सो दैट ये बड़ा प्रोग्राम हुआ, हाउ लॉन्ग वाज द टाइम स्पेंड फॉर गेटिंग दिस प्रिपरेशन? इसमें हमने संघ में, आपको पता है, टीम वर्क होती है। हमने टीम बनाई थी, भिन्न भिन्न सोसाइटी को कैसे अप्रोच होना है और उनको कैसे कन्विंस करना है कि वो अपना अपना फ्लोट तैयार करे। तो इसलिए तकरीबन 2 मास पहले इसकी प्रेपरेशन ऐसा स्टार्ट करके टीम बना दी थी। और वो टीम कि आप इस इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप इस इंस्टीट्यूशन में जाओ, उनका फ्लोट तैयार करो, उनका फ्लोट तैयार करो। तो इस प्रकार से वो जो फ्लोट तैयार करने का टाइम था, वो एक हमारी अपने स्वयंसेवकों की, कार्यकर्ताओं की, जिनका सोसाइटी के साथ अच्छा संपर्क था, वो उसकी वजह से वो सोसाइटी में भेजे गए और उन्होंने कन्विंस किया कि वो भी एज हिंदूज इस कार्यक्रम में पार्ट लेंगे। इसलिए ये टीम वर्क बनी थी और वो टीम भिन्न भिन्न संस्थाओं में, सोसाइटीज में जाकर फ्लोट तैयार करने के लिए लगी थी। ठीक है, बहुत अच्छा। यानी कि ये हमने हमारे कम्युनिटी संपर्क बहुत अच्छी तरह से रखना ही चाहिए, ऑल द हिंदू कम्युनिटीज who are present here now in Kenya. What role did Sangh play in formation of Hindu Council of Kenya? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा विस्तार में मैंने बताऊं। जैसा मैंने पहले बता दिया कि प्रेरणा अपने को माननीय अटल जी के भाषण से मिली थी 1965 में। उन्होंने फिर हमको बोला कि देखो, सारा हिंदू समाज अपनी अपनी संस्था को में काम करता है और उनको करना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन एक यूनिफाई, एक ऐसी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसके माध्यम से ये जो सारी संस्थाएं हैं वो उसमें आए। तो उस टाइम पर ये हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया 1972 में बनी। इसकी मैंने जैसे प्रेरणा आपको पहले बता दी, माननीय अटल जी और स्वामी सत्यमित्रानंद जी, इनसे मिली। और उसके साथ में जो काम करने वाले थे, हिंदू काउंसिल को तैयार करने वाले थे इस प्रेरणा को लेकर, उसमें हमारे कार्यकर्ता माननीय इकबाल जी, जयंती भाई जी छेड़ा, और ये इन्होंने बहुत पार्ट लिया। इसके साथ साथ जो अब ऐसे हमेशा संघ के साथ उनका रहा है, माननीय शशिभाई जी रावल, उनका एक बहुत बड़ा योगदान हमको इस चीज के लिए मिला। माननीय शशिभाई रावल जी के घर पर ही स्वामी सत्यमित्रानंद जी रहते थे, इसलिए उनके माध्यम से ही वो स्वामी जी का होता था। स्वामी जी का मेरे को याद आ गया, क्योंकि इतने फंक्शन होते थे, वो इतने पॉपुलर हो गए थे
दो बार हमको केनिया ब्रह्म की वॉल तोड़नी पड़ी। अपने हम नीचे वो गुनिया बिछा देते थे, इतने लोग आते थे उनका भाषण सुनने के लिए, तो इतना उनका प्रभाव था पब्लिक पर। और फिर बस इस दृष्टि से हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया बनी, और हमारा जो पार्ट रहा ये इस प्रकार से बना दिया, उसमें सिर्फ ओनली नो इंडिविजुअल मेंबरशिप, ओनली इंस्टीट्यूट ही मेंबर बन सकता है, तो वो इसलिए वो बना। फिर हिंदू काउंसिल जब बन गई उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अपना कमेटी तो आ गई है, लेकिन इसको युवा के अंदर कैसे लेकर जाया जाए। तो वो विचार किया गया कि अपनी एक यूथ विंग बननी चाहिए। तो यूथ विंग के लिए संघ की तरफ से मुझे भेजा गया, और हम 5 लोग थे। उन दिनों में आपको पता ना तो अपने पास कुछ कोई धन नहीं था, पैसा कुछ नहीं था। अम्मूबाई जी काव्या अभी अपने जीवित हैं मेरे साथ, मैंने अमूल जी भाई पंडोलिया, प्रभुदास जी पटनी, चंदूबाई, ऐसा मतलब हम 5 लोगों ने ये फॉर्म किया। फिर सोचा गया कि हम करें क्या, तो क्योंकि मैं तो शाखा में जाता था, तो फिर बोला स्पोर्ट्स रख देते हैं। तो हमने एनुअल जो स्पोर्ट्स थे वो रखना शुरू किया। उसमें मोस्टली कंपटीशन, क्योंकि मेरे को तो शाखा के संस्कार थे, तो मोस्टली शाखा की गेम्स, कबड्डी, खो, दिस एंड दैट, और इस प्रकार से वो युवा स्टार्ट की। हिंदू काउंसिल एक युवा विंग भी साथ में बन गया। शाखा की तरफ से मुझे भेजा गया कि आप हिंदू काउंसिल या युवा विंग बनाने के लिए आप जाओ। ये हिंदू काउंसिल में जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूशंस कैन ओनली बी मेंबर्स, तो हमको हमारा भी सौभाग्य बहुत है कि बिकॉज वी हैव हिंदू स्वयं सेवक संघ एंड हिंदू रिलीजियस एंड सर्विस सेंटर, तो वी हैव 4 रिप्रेजेंटेटिव एवरी टाइम। तो अभी भी हमारा बहुत सौभाग्य है कि जो आज का अध्यक्ष है हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या, श्री कमल जी गुप्ता, वो फ्रॉम हिंदू रिलीजियस एंड सर्विस सेंटर से रिप्रेजेंटेशन है, तो बहुत अच्छा है। एंड जैसे आपने बताया गेम्स के बारे में, यूथ तभी एक चीज नहीं, मैं बता रहा हूँ गेम्स के बारे में, बहुत अच्छा सेशन रह चुका है, और उन दिनों में यूथ की संख्या बहुत बड़ी थी इधर, एंड काफी यूथ फ्रॉम ईच एंड एवरी कम्युनिटीज वर टेकिंग पार्ट। हाँ जी, यूथ ने हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या में उस टाइम पर आपको पता जैसा प्रॉब्लम क्या थी कि सबको इकट्ठे करना, हिंदू को इकट्ठे करना बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए इसमें हमारा शाखा के जो कार्यकर्ता थे, माननीय इकबाल जी, माननीय जयंती भाई जी छेड़ा, इनका एक बहुत बड़ा योगदान इस चीज के लिए रहा। उन्होंने इकट्ठे किए, और जो उस टाइम पर फिर सोचा जाए कि अभी इसके चेयरमैन किसको बनाया जाए, तो बड़े सोच विचार के साथ, क्योंकि सबको चाहिए, माननीय स्कंद जी हमारे फर्स्ट चेयरमैन बने हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे शाखा के स्वयंसेवक ब्रह्मरतन जी अग्रवाल, आजकल अमेरिका में है, वो हमारे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी केन्या के बने। उसके बाद हिंदू काउंसिल में हमारे रमेश शर्मा जी भी रहे, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी भी जो चलता है सारा, उसमें हमारा प्रभाव जैसा भी है पहले से ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऐसा है कि सब हिंदू के लिए हमने काम करना है, और सबको यूनाइट करके, सबको इकट्ठे करके काम करना है, सेवा करनी है। और इस प्रकार से हिंदू काउंसिल में हमारा योगदान, एक टू फॉर्मेशन ऑफ हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या संघ का एक बहुत बड़ा योगदान है। सही है। ये हिंदू काउंसिल की बात करें तो हमारा शाखा का भी बहुत सौभाग्य है कि पहले जब भी फॉर द फर्स्ट 25 इयर्स हमने उनको ऑफिस दीनदयाल भवन में ही दिया था, तो इट वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम दीनदयाल भवन। Thereafter they moved to City High School just opposite Dindayal,
and about 10-15 years back they moved to Parklands. और we are lucky कि हमारे उधर ये उनके पास ग्राउंड है वगैरह, तो काफी 3-4 शाखाएं भी उधर लगती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 25 साल हमारे अपने भवन में उनका ऑफिस रहा। उसके पश्चात उन्होंने हमारे जो ऑपोजिट अभी जो यूनिवर्सिटी बन गई है उधर सिटी हाई स्कूल चलता था, वो जगह हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया ने, और वो शिफ्ट किया उधर। फिर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर उधर ले गए, अपने ऑपोजिट ही है दीन भवन के, और उधर से फिर उन्होंने ये पार्कलैंड में आए, अभी पार्कलैंड में है। लेकिन 25 साल हमारे अपने स्थान पर रहे, उसके पश्चात उन्होंने अपनी बाई की थी वो जगह। ठीक है, सही। Just for information for everybody, the first Vishwa Sangh Shibir was held in Bangalore in 1990. Tell us more about it. ये जैसा आपने बोला फर्स्ट, तो हम बहुत अपने अपने कार्य, जैसा मैंने कहा है, एक सेकंड। गौरव जी कोई नहीं, यहाँ चाय पे चर्चा है। You have that 1 minute break. It's allowed. Thank you. सबके लिए, सब who are watching this program, do have your tea break, but continue watching this program. कोई किधर भी जाने नहीं। अभी क्या हुआ कि जैसा हमारा कार्य भारत के बाहर बड़ा, ये थोड़ा सा बताऊं, इसके पीछे माननीय भिड़े जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका हेडक्वार्टर नैरोबी था, इधर से ही पत्र व्यवहार के माध्यम से अन्य देशों में काम स्टार्ट हुआ, और ये जो सारी प्रेरणा थी, माननीय भिड़े जी ने काफी कंट्री भी विजिट किए, और हम सब उनके आभारी हैं जिन्होंने ये कार्य को विश्व में लेकर गए। तो इसलिए भिन्न भिन्न देशों में अपना कार्य बढ़ गया, और फिर भारत ने ये फर्स्ट जो अपना शिविर रखा बेंगलोर में 1990 में, उसमें अन्य देशों से लोग, अपने कार्यकर्ता स्वयंसेवक आए और परिवार के साथ काफी गए थे, हम भी गए। तो बहुत आनंद आया। एक तो ये कि उसमें कुछ हमको अपने यहाँ के पुराने कार्यकर्ता भी मिले, और कुछ भारत से ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सारा जीवन संघ कार्य के लिए दिया हुआ है, वो थे। और वो प्रेरणा इतनी मिली कि उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसके पश्चात भारत दर्शन के लिए हमने विद परिवार जो भी इधर से गए थे, भारत दर्शन टूर लिया, क्योंकि बेंगलोर साइड पर तो साउथ में, तो हम इधर राइट अप टू रामेश्वर, राम सेतु वगैरह, इधर ये सारा जो टूर था वो परिवार के साथ हमने टूर लिया। तब से ऐसा होता था कि जब भी विश्व संघ शिविर लगता है, और उसके पश्चात जनरली हम टूर लेते हैं, जिसमें सारा भारत दर्शन, कभी किधर, उस टाइम पर साउथ में था, उसके पश्चात अभी जिधर लगता है हमने सारा भारत घूम लिया। सही है। दिस आई कैन रिमेम्बर कि इसकी भी तैयारी, ये प्री टूर और पोस्ट टूर आफ्टर द शिविर, बहुत डिटेल में हमको सबको मालूम है। शांति भाई वाज वेरी मच फॉलोइंग इट अप, ताकि नथिंग हैपेंस अनइवेंटफुली, कुछ नहीं होवे, तो अच्छी तरह से ये टूर जाती थी। एंड जब भी वापस स्वयं सेविका वापस इधर आते थे, तो दे यूज्ड टू गिव अस अ फीडबैक कि टूर में क्या हुआ, हाउ दे एंजॉयड द टूर, व्हाट दे सॉ, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, वो भी हम सबको मालूम है। कुछ संडे हम दीनदयाल में ये प्रोग्राम हम रखते थे। एक दफा तो ये बोलते थे कि जोरदार पार्टी,
ऐसे बनकर भी वो जो सभी गए थे घूमने के लिए, एंड दे गिव अस अ वेरी इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ देयर टूर. वी मिस सर्वाश्री इकबाल जी, नरेंद्र भाई, जयंती भाई छेड़ा, उत्तम भाई, शांति भाई, among others. They were Shaka stalwarts. Share something common on them. जैसा मैंने कहा, विदाउट त्याग, विदाउट सेक्रीफाइस, हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्लब एंड हमारी इंस्टीट्यूशन. क्लब में हम लोग जाते हैं टाइम पास करने के लिए, कैसा टाइम पास करते हैं. यहाँ पर हम जाते हैं अपना त्याग, समय देने के लिए. इसलिए ये जो हमारे कार्यकर्ता जिनका आपने नाम लिया, इनका इस कार्य के लिए बहुत बड़ा जो योगदान है. पहले है मान्य इकबाल जी. जैसा मैंने कहा, वो आए तो थे पहले मोम्बासा में यहाँ पर. उसके पश्चात आपको पता है कि हमारे, जैसा मैंने कहा, जो फर्स्ट केन्या के संघ चालक बने. तो फर्स्ट केन्या के संघ ईस्ट अफ्रीका के संघ चालक बने. तो ईस्ट अफ्रीका के संघ चालक बनने का मतलब ये है कि वो तीनों कंट्रीज में अपना घूमते थे, टूर लगाते थे, जाते थे, काम भी चलता था. और युगांडा में भी थे. ऐसे कुछ नाम ऐसे भी याद आते हैं. उस टाइम पर प्रवीण जी रूपारलिया अपने कंपाला में होते थे, उनके भी हम भी जाते थे. उसके बाद नरेंद्र जी, जैसा मैंने कहा, 1958 में हमने शाखा खोली किसुमू में. उस टाइम पर श्री लालचंद जी पुंज मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे. वो थे इनके साथ श्री अन्य नरेंद्र जी. तो नरेंद्र जी वहाँ पर एज ए कार्यवाह पहले किसुमू में होते थे और फिर इन नैरोबी में आए. उसके पश्चात ये, जैसा आपको कहा, केन्या के अपने संघ चालक भी बने और यहाँ पर इनका काफ़ी योगदान रहा है. अन्य अन्य इंस्टीट्यूशन में भी इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी था. उसके बाद जयंती भाई जी के बारे में मैंने आपको बोल दिया. ये हमारे पिलर, हर एक चीज के लिए उनका योगदान. हिंदू काउंसिल में भी मैंने बता दिया, शाखा में भी बता दिया, एज ए केन्या का कार्यवाह रहे वो भी बता दिया आपको. और उनका योगदान ऐसा था कि भूल नहीं सकते. लेकिन उसके साथ में अपने उत्तम भाई जी, वो बिगनिंग से शाखा में आता है. इवन 1947 का जो शिविर नेरी में लगा था, वो भी श्री उत्तम भाई जी ने अटेंड किया था. श्री उत्तम भाई जी हमारे कोई भी शिविर होता था उसमें एडवांस पार्टी में वो हमारे साथ जाते थे. और उसके सिर्फ संघ की जो स्टेज वगैरह बनती थी वो करते थे. पहले अपने कार्यालय प्रमुख श्री उत्तम भाई बने थे. शांति जी, हमको पता है कि शाखा में तो रहे, अपना तो उनके साथ बहुत इकट्ठे. पहले हम शिवाजी शाखा में जाते थे, फिर वो इधर गोविंद शाखा में आ गए. उसके बाद वो नैरोबी के कार्यवाह भी बने और सेवा के प्रमुख भी रहे. और हमको पता है कि सेवा कितनी हुई. और इस प्रकार से वो सेवा का जो काम था उसके बारे में मैं पता नहीं इसके अंदर मेंशन करने का जब आगे बता दूंगा. शांति भाई जी का जो हमेशा योगदान है, हमेशा संघ के लिए वो तैयार रहते थे. और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे नाम हैं जैसे टी.एस. नंद्रा, मैंने आपको बोला, उनका
इस शाखा में भी काफ़ी योगदान रहा। काफ़ी शारीरिक की दृष्टि से बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। कभी कभी हमको तो लाठी भी खानी पड़ जाती थी। कभी हम डिसिप्लिन कोई अनुभव, कभी डिसिप्लिन थोड़ा सा तोड़ दे तो उन दिनों में चलता था, लेकिन अभी वो नहीं है। तो इस प्रकार से इन सब का परिचय इतने कार्यकर्ता है, इतना ही नहीं है। इसमें कभी आपके पास थोड़ा समय हो तो कुछ ये कार्यकर्ता नैरोबी के ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मोम्बासा में जब कार्य स्टार्ट किया, उधर भी 1947 में स्टार्ट हो गया था। अपने यशवंत राय जी वो डॉक्टर थे, वो संघ चालक बने। मान्य जेवर चंद जी, उनका बहुत बड़ा योगदान मोम्बासा में, और वो संघ चालक रहे। मान्य प्रेमचंद जी रहे। और मोम्बासा की मैं थोड़ी ब्रीफ आपको बताऊं, जब ये इंडिपेंडेंट शाखा स्टार्ट हुई, कोई अपना हिंदू इंस्टीट्यूशन शाखा के लिए स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। तो पारसी सिमेट्री में ही हमारी शाखा स्टार्ट हुई, और पारसी सिमेट्री में इतना थी वो क्लीन करके उधर लगता था, इसलिए हम जब भी कभी इधर से जाते थे तो उत्सव भी वो पारसी सिमेट्री में होता था। ये मोम्बासा सुमू का मैंने बोल दिया, लालचंद जी और ये होते थे। एल्डोरेट में माननीय जगदीश जी आए थे, वो भारत में प्रचारक थे। माननीय जगदीश जी वो एल्डोरेट में गए, उन्होंने एज ए टीचर थे, जैसे मैंने आपको बोला शास्त्री जी भी एज ए टीचर थे। इन दोनों का जब वो हॉलीडेज होती थी, वो हर एक जगह पर अपने ऐसा ट्यूशन करने, ऐसा नहीं है, संघ विस्तार के लिए अन्य अन्य टाउन में जाते थे। तो एल्डोरेट में कुलदीप जी नेहरा और मान्य जगदीश जी सूद, नुकुरु में मान्य मणिबाई जी संघ चालक रहे, बेलजी बाई जी थे, और एक अपने वेद खन्ना वो नुकुरु में थे, उन्होंने भी बहुत उधर काम किया। तो किसी में गए थे, इधर से अनिल जी गए थे, उधर से वो शाखा स्टार्ट हुई। इस प्रकार से हमारे जो काम हैं वो कुछ स्टार्ट हुए थे। तो इसके बारे में और कुछ जानना है तो बता दें। ओके, जैसे बताया आपका so many स्वयंसेवक दो आर नॉट विद अस विद टुडे, बट कितना काम किया कि तभी ये हमारा फाउंडेशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर लेगेसी। नेक्स्ट, talk about how Seva work started in Kenya. Some highlights on the famous medical camps, sewing machines self-help project, food donation during drought, and Jaipur food project to help out differently able persons. जैसा मैंने कहा कि संघ की शक्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है, ऐसे जैसे जो कार्यकर्ता है वो सोचते थे कि और किस तरह से विस्तार किया जाए, कौन सा क्षेत्र दूसरा है। जैसा भारत में भी सेवा का काम चलता था, तो यहाँ पर सोचा गया, कार्यकर्ताओं ने सोचा कि संघ जो है, हमको पता है संघ पैसा नहीं लेता, वो अपनी गुरु दक्षिणा से ही काम अपना करता है। तो ये जो पैसा कलेक्शन की बात है, इसलिए सोचा गया कि एक सेवा विंग बनाई जाए, और वो सेवा विंग जो आजकल अंडर हिंदू रिलीजियस सर्विस सेंटर के अंडर चलती है, उसके अंडर ये थोड़ी देर के लिए जयपुर फुट चला, फिर उन्होंने अपना उधर शुरू कर दिया। 25 मेडिकल कैंप किए, और साल में 2 मेडिकल कैंप होते थे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिधर जिधर जरूरत होती थी हम लोग अपना, उसके लिए भी डोनर्स मिलते थे, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जाते थे, और जिधर जिधर नीडी लोग होते थे उनको फूड देते थे। स्विंग मशीन भी ऐसे ही किया, नीडी जो अपनी कुछ
लेडीज थी को ऐसा चाहिए, वो भी हमने उसके लिए किया। और उसके बाद मेडिकल कैंप हो गया, स्विमिंग मशीन हो गई। और फिर अभी तो आपको पता है सेवा का इतना काम है कि लगभग 60 स्कूल में फ्री फूड अपने जो स्टूडेंट हैं, जिनको बेचारे को घर पर कभी कभी चाय भी नहीं मिलती, उनको देते हैं। अबाउट 18 to 20,000 चिल्ड्रन है जिनको हम लोग फीड करते हैं। अभी सेवा के काम के अंदर, वैसे तो सेवा का काम है, बोर्ड होल का काम चलता है, रेनोवेशन का दूसरे क्लासरूम में चलता है, और सैनिटेशन का काम चलता है, ट्री प्लांटिंग का काम चलता है। इसलिए अंडर सेवा वी हैव गॉट ए डिफरेंट विंग अंडर हिंदू रिलीजियस सर्विस सेंटर, उसमें आप सब इन्वॉल्व हैं। अभी भी ट्री प्लांटिंग का कार्यक्रम आज भी हुआ, लास्ट भी हुआ। तो अभी भी ऐसी स्थिति में भी हमारे कार्यकर्ता योगदान दे रहे हैं, जिधर क्या करना है वो सेवा का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया आज ट्री प्लांटिंग था, काफी 13 स्वयंसेवक टेकन पार्ट इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे आपने बताया ट्री प्लांटिंग वगैरह से फूड डोनेशंस, फूड स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, अन्य प्रोग्राम्स, स्कूल रिहेबिलिटेशन, काफी चीजें चल रही है अभी भी। जैसे बताया ना बड़ा प्रमाण में, इनफैक्ट यस्टरडे देयर वाज अ सेवा बैठक, एंड उसमें जो 2 वीक्स बैक फोर्टनाइट बैक 9 डे का एक सेवा इंटरनेशनल का एक कॉन्फ्रेंस था, और कल यस्टरडे वी वर गिवन द ब्रीफ ऑफ व्हाट हैपेंड देयर। बहुत अच्छा उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर अबाउट टू फिनिश, 6 बजे फिनिशिंग है, बट विल डिले लिटिल बिट 2-3 मिनट्स, तो सभी स्टे ऑन, वी आर फिनिशिंग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। वी आर गोइंग टू कंप्लीट 75 years of some work in Kenya in the year 2022. यानी कि next year we'll be completing 75 years. What are your thoughts? What message to all our current young Karyakarta in terms of preparation and mindset? अपना अधिकार नहीं है, सजेशन है, लेकिन सेवा का दूसरे बताते हैं, सेवा का दूसरी जगह भी काम चलता है, मोम्बासा में चलता है, किस्मू में चलता है। लेकिन ये जो 75 years हो रहे हैं हमारे जो अभी नेक्स्ट ईयर, इसके लिए हमको तो पता है कार्यकर्ता को क्या करना है। इसके लिए जो अपनी एक टीम है, आपकी जो टीम है, आप संघ चालक हैं, केन्या के कार्यवाह हैं, अन्य हैं, जो आपकी एक टीम है, उसके लिए सबको बैठकर विचार करना है कि किस तरह से हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, संघ बेस्ड ऑन घट पद्धति। तो अपनी जो घट पद्धति है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि आगे क्या था, घट बने हुए थे जो शाखा में, कोई नहीं आता तो उसके पास अप्रोच होते थे। तो एक तो घट पद्धति जो है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ये मेरे विचार में वो हमारा बेस है। और जैसा आजकल है, समझो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मैसेज तो आते हैं व्हाट्सएप पर, वो जनरल मैसेज होते हैं, लेकिन इसके थ्रू, इसके माध्यम से भी टेलीफोन पर भी जो अपना घट है कि एक दूसरे के साथ जो पर्सनल बात होती है, आत्मीयता, वो डेवलप कैसे हुए, इस पर विचार करके 75 years के लिए एक किस प्रकार से हम अपना घट पद्धति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आत्मीयता जो है पर्सनल कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं। आगे एक दूसरे के जो कॉन्टेक्ट थे वो फैमिली कॉन्टेक्ट्स होते थे, और आजकल डिस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। इस पर विचार करके आपकी टीम को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि हम अपनी किस प्रकार से अपनी जो घट पद्धति है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और उसके पश्चात 75 years का लक्ष्य जो रखा है, जैसा मैंने आपको बोला, 40 साल में हमने पब्लिक को बुलाया,
50 साल हुए पब्लिक को बुलाया, 75 years हुए पब्लिक को बुलाया। तो इस प्रकार से योजना कुछ लीक की जाए कि हमने पब्लिक में अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो कार्य है बताना है, इस प्रकार से पब्लिक को उस फंक्शन में कैसे बुलाया जाए और वो पब्लिक फंक्शन में अपने विचार कैसे दिए जाते हैं जाए। आगे एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि किसी को अपने साथ में लेना है तो कैसे होता था। इन 1956, थोड़े मेरे को एक याद आ गया है, 1956 में जब हमारा कैंप लगा, वो मिचेल पार्क कहते हैं उसको, उधर घोड़े बांधते थे सोने के लिए जगह। तो हम जो जिधर सोते थे वो सरफेस भी ठीक नहीं थी, तो ऐसा सोते थे। तो घोड़े की जगह पर, और मस्ती बहुत करते थे सोचे के एक दूसरे के साथ। तो फिर ऐसा ही मस्ती करते करते कोई ऐसा ही केस बना लिया। अपने जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको कैसे कांटेक्ट में लेकर आया। मान्य इधर MS मंगत होते थे, एडवोकेट होते थे, उन दिनों में वो काफी प्रचलित थे। तो हमने शिविर में उनको ऐसा बुलाया कि ये कैसे झूठे केस करके बुलाया। तो इस प्रकार से अपना मेन क्या है, पब्लिक में हमारा जो वो किस प्रकार से बढ़े, ये हमने अभी से सोचना है और उस प्रकार से टीम बनानी है। हो सके फ्लोट भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से आगे चलते थे, आगे हम उत्सवों में तो जाते थे, गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते थे उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे अपने शाखा की ओर से। तो ये इस प्रकार से अभी जो उनका गवर्नमेंट का कोई फंक्शन होता था, जो उनका इवेंट्स होता था, उसमें हम शाखा की ओर से जाते थे। उसमें बर्निंग रिंग, दिस एंड दैट, पब्लिक सारी देती है। तो कैसा प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग करना है, इसलिए मैं आपकी टीम से ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी से विचार करके इस पर अच्छी तरह से इस 75 years को सेलिब्रेट करें। ठीक है ब्रह्म जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया। काफी मात्रा में हम कर सकते हैं, तो we'll put into action। बहुत अच्छा। टू एंड द सेशन, सबको मालूम है whenever we have a general camp दिसंबर में, तो लास्ट डे शिविर का होता है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे, तभी हमारा मेजर खेल होता है। मेजर खेल में कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन के बाद सभी एक जगह पे सभी बैठकर एक कोरस गाते हैं, एंड दैट कोरस ऑलवेज has been a privilege of run by Brahmji. So Brahmji, can I ask you to sing that chorus, please? Then we end this session. देखिए, संघ की जितने भी अपने गीत हैं, जो कोर्स हैं, वो सारे ऐतिहासिक हैं। आगे भी गाते थे। अपने को जब प्रेरणा ये परम पिता परमेश्वर, ये गुण अपने में पाऊं, हिंदू के हित में जन्मूं, हिंदू के हित में मर जाऊं, ऐसे मतलब गीत चलते थे। लेकिन ये जो गीत है ये पंजाबी में है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार है, उनका सारे परिवार का हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। उनके पिताजी ने सैक्रिफाइस किया जब उनकी कल हुई है गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, और वो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ। तो ये जो है उनके बच्चों का हुआ, इसलिए ये जो गीत है ये भी एक ऐतिहासिक गीत है। अभी आप चाहते हैं तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। मतलब अपने पिता को दिया और उनके 4 बच्चे थे, वो भी फॉर द कॉज ऑफ हिंदू
के शान के लिए उनकी भी सैक्रिफाइस, ये 2 तो दीवारों में चिनवाए गए थे। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। जन्म गुरां दा पटने साहब दा, जन्म गुरां दा पटने साहब दा, आनंदपुर डेरे लाए, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता गुरां दे तेग बहादुर, पिता गुरां दे तेग बहादुर, उनके पिताजी का नाम था। माता गुजरी जाए, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। सारा परिवार गया। फिर वो चलते कैसे थे? हेठ गुरां दे नीला घोड़ा, घोड़े की सवारी थी। हेठ गुरां दे नीला घोड़ा, हेठ गुरां दे नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, हथ गुरां दे, नीला घोड़ा, हथ गुरां दे, हेठ गुरां दे, लीला घोड़ा। हाँ, बस ये चलता था। हेठ गुरां दे नीला घोड़ा, हेठ गुरां दे नीला घोड़ा, हथ विच बाज सुहाए, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। एंड में चलो बीरो चल दर्शन करिए, किसके दर्शन करने हैं? चलो बीरो चल दर्शन करिए, गुरु गोविंद सिंह आए, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता बारे अते लाल चारे बारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। धन्यवाद. Dhanyawad to Manya Brahmji to give an insight of the history of BSS HSS. Technical team for setting up this YouTube program, and all the Swayamsaks and Sevikas for attending this unique one-of-a-kind program, Chai Pe Charcha. Watch out for the second program in a fortnight's time. आपका सबका टाइम के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, शुभ रात्रि, नमस्कार।